स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम दिन भर दिल्ली में। मैं हूं आपके साथ मनीष अस्वाल। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। पेगासस जासूसी स्कैंडल को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है और इसके कारण संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। और इस दौरान लोकसभा में स्पीकर के चेयर के ऊपर विपक्ष ने कागज के टुकड़े फेंके। मॉनसून सत्र रण का मैदान होता जा रहा है। मर्यादाओं को तार तार कर विपक्ष जहां कागजों के टुकड़े बनाकर स्पीकर के चेयर पर फेंक रहा है, तो पक्ष हर बात पर सफाई देकर विपक्ष पर निशाना साध रहा है। इस बार मॉनसून सत्र के लिए विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार है। कृषि कानून, किसान आंदोलन, पेगासस कांड, कोरोना त्रासदी जैसे कई मुद्दों पर विपक्ष लगातार सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहा है। सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष का हंगामा बहुत तेज है। गतिरोध बीच राज्यसभा में पहली बार प्रश्नकाल हुआ और विभिन्न मंत्रियों ने सदस्यों के पूरक प्रश्नों के जवाब दिए। हालांकि इस दौरान विपक्षी सदस्य आसन के सामने आकर हंगामा करते रहे, जिसके कारण उपसभापति ने कई बार सदन को स्थगित भी किया। पेगासस जासूसी कांड को लेकर विपक्ष के तेवर तीखे हैं। पेगासस जासूसी कांड पर संसद में चर्चा की मांग को लेकर पहले बैठकें हुई और फिर 14 विपक्षी दल साथ आए, जिसके बाद राहुल गांधी सहित 14 दलों ने संसद में पैदल मार्च कर विजय चौक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग किया गया, बाकी नेताओं के खिलाफ वो हथियार प्रयोग किया गया, प्रेस के लोगों के खिलाफ ये हथियार का प्रयोग किया गया। तो सदन में बात क्यों नहीं होनी चाहिए? जो पेगासस का मामला है वो हमारे लिए नेशनलिज्म का मामला है, ट्रीजन का मामला है, क्योंकि ये जो हथियार है ये लोकतंत्र के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। ये प्राइवेसी का मामला नहीं, मेरे लिए प्राइवेसी का मामला नहीं, मेरे लिए ये एंटी नेशनल काम है। नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक आत्मा पर चोट मारी है, इसीलिए हम पेगासस पे डिस्कशन चाहते हैं। सरकार असत्य भाषण कर रही है। हम लोग भाषण चलाना चाहते हैं, सरकार नहीं चलाना चाहती। मानते बड़ा मुद्दा है पेगासस का, इसको जनता मुद्दा और क्या हो सकता है। 8 महीने से देश का अन्नदाता किसान सड़कों पर बैठा है, उसको ये लोग मवाली कहते हैं। ऐसी सरकार जो पत्रकारों की जासूसी कराए, जजों की जासूसी कराए, अधिकारियों की जासूसी कराए, मंत्रियों की जासूसी कराए, लोकतंत्र के चारों स्तंभों को गिरा दिया इन्होंने। तो इसलिए इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से जांच होनी चाहिए और तीनों काला कानून वापस होना चाहिए। हम हिंदुस्तान की आवाम को बताना चाहते हैं कि आपके मैंडेट से चुनी हुई सरकार आपके सरोकारों को ही कुचल रही है। चाहे किसान का मामला हो, कोविड डेथ का मामला हो, महंगाई का मामला हो और अभी पेगासस का मामला। हम चाहते हैं कि सरकार खुले मन से चर्चा करे। ये आधी बंद आधी खुली वाली बात नहीं चलेगी। सरकार की मंशा इसको छुपाने की है और हम जाहिर तौर पर रवांडा जैसे देशों की श्रेणी में नहीं रखना चाहते, क्योंकि हिंदुस्तान में मोदी जी के आगमन से पूर्व भी एक लोकतंत्र था, वाइब्रेंट लोकतंत्र था। हमें वो वाला लोकतंत्र चाहिए। सपा सांसद अखिलेश यादव ने भी संसद भवन में किसानों के समर्थन में तख्ती दिखाकर अपना विरोध दर्ज कराया। अखिलेश यादव ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। विपक्षी दलों के नेता प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से जवाब मांग रहे हैं। वहीं सरकार का कहना है कि विपक्ष ना तो सदन चलने देना चाहता है और ना ही उसे चर्चा करनी है। विपक्षी दलों के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है और ये उस प्रकार से है कि एक बार कह दीजिए और फिर हल्ला मचाते रहिए। कोई आज तक उन्होंने एक भी ठोस सबूत नहीं दिया है। सर्वदलीय बैठक में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि सरकार से आप तीखे से तीखे प्रश्न पूछिए और सरकार उसका जवाब देगी। ये लोग प्रश्न नहीं पूछ रहे, प्रश्न काल नहीं चलने दे रहे, जीरो ओवर नहीं चलने दे रहे।
मोदी सरकार लोकसभा में पेपर फाड़ने वाले विपक्ष के 10 सांसदों को निलंबित करने का प्रस्ताव रखेगी। हंगामा करने वाले इन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई का मूड सरकार बना चुकी है। इन्होंने सदन में पेपर फाड़ कर उड़ाए थे। फिलहाल पेगासस, किसान और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष अड़ा है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई बार बार टाली जा रही है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। सभी विपक्षी पार्टियां लगातार 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में युद्ध स्तर पर लगी हैं और सभी वर्गों को अपने साथ लाने में जुटी हैं। और सपा भी सभी जातियों के वोटों को अपने साथ लाने के लिए अपने सभी नेताओं को मैदान में उतार चुकी है। रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी की चुनावी रणनीति। सभी जातियों को साथ लाने की नीति। पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां होंगी साथ। 2022 विधानसभा चुनाव में होगा आगाज। सपा 2022 की नई रणनीति पर काम कर रही है। पिछड़ी जातियों को जोड़ने के साथ विधानसभा वार सपा का जमीन पर कितना असर है, आने वाले चुनाव में किस प्रकार का माहौल बना है, उसकी थाह भी ली जा रही है। पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को लामबंद करने के लिए चुनावी मैदान तैयार है, जिसको लेकर पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजपाल कश्यप विधानसभा वार पूरे प्रदेश में बैठकें कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं के घर भी जा रहे हैं। ये वही जातियां हैं जो पूरे प्रदेश की जीत का रुख ही मोड़ देती है, क्योंकि 52% पिछड़ी जातियां, 42% गैर यादव जातियां, 16 जनपद में 12% पटेल, 13 जनपद में 10% मौर्य, कुशवाहा और शाक्य। पश्चिमी यूपी बुंदेलखंड में भी इनका दबदबा। 23 जनपदों में 10% लोध बिरादरी। गंगा, यमुना, गोमती किनारे 6% निषादों का राज। पिछले लोकसभा चुनाव में सपा को पिछड़ी जातियों के वोट नहीं मिले। इन जातियों पर बीजेपी सेंध मारने में सफल रही। ऐसे में 2022 के विधानसभा चुनाव का समर शुरू होने से पहले इन जातियों को गोलबंदी के लिए प्रयास शुरू कर दिया है और लोगों का सहयोग का आश्वासन भी मिल रहा है। सपा ने पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को सपा से जोड़ने के लिए मुहिम भी छेड़ दी है। इसी बात को देखते हुए सपा ने संगठन में हिस्सेदारी भी बढ़ा दी। समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव को लेकर के खासी गंभीर है और यही वजह है कि पिछड़ा समाज के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजपाल कश्यप लगातार यूपी में लोगों को जोड़ने के लिए जिलेवार बैठकें कर रहे हैं। अति पिछड़ा समाज की अगर बात करें तो 52% यूपी में है और ये जिसके साथ जाता है विधानसभा में उसी का परचम लहराता है। अगर 17 की बात करें तो बीजेपी के साथ था, 12 में सपा के साथ था, तो उसके पहले 2007 में मायावती को भी ताजपोशी समाज ने दी थी। और यही वजह है कि नब्ज टटोलने के लिए विधानसभा वार, मंडलवार बैठक की जा रही हैं और जिस तरीके से बीजेपी से नाराजगी दिख रही है पिछड़ा समाज की, उससे कहीं न कहीं सपा मजबूत होती दिख रही है। लगातार सपा नेता राजपाल कश्यप इस मुहिम को लेकर यूपी के दौरे पर है। राजपाल कश्यप बनारस से लेकर सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही और प्रयागराज में अति पिछड़ी जातियों को अपने साथ लाने के लिए संबोधित करेंगे। पूरे यूपी में पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप जी हैं, तो उनके नेतृत्व में सभी जिलों में लगभग सभी विधानसभा में ये सम्मेलन चल रहे हैं। ये वो लोग हैं जो शोषित और वंचित लोग रहे हैं राजनीति में या पदों में, समाज में, उनको लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। और समाजवादी पार्टी का शुरू से रहा कि सबको लेके चलना है, लेकिन उन लोगों को पहले आगे लेके चलना जिनको समाज में अति पिछड़े रहे, जिनको कभी सत्ता में भागीदारी नहीं मिली। लेकिन इस बार बीजेपी की हालत पतली है। इसके असर को देखते हुए काफी हद तक सपा गोलबंदी करने में सफल भी हो रही है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार।
अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव का काफी दिलचस्प होने की उम्मीद है, क्योंकि इस बार के चुनाव में युवा मतदाता काफी सीटों पर अपने मनपसंद के उम्मीदवार को चुनने में अहम भागीदारी भी निभाएंगे और सभी पार्टियां इनको साधने में जुटी हुई हैं। रिपोर्ट देखिए। हमारा ये कहना है कि जब राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने यह मान लिया है कि आरक्षण में घोटाला हुआ, तो ये लोग क्यों नहीं मान रहे? केवल 18,598 के स्थान पर जो 27% 69,000 का होता है, ओनली 2637 सीटें हम पिछड़ों को दी गई हैं। लेकिन ये तानाशाही सरकार हम लोगों की सुन नहीं रही है। विधानसभा चुनाव की महाभारत, पार्टियों का नया नया चक्रव्यूह, कहीं धर्म और जातियों पर निशाना, तो कहीं युवाओं पर पैनी नजर। युवा वोटर ही बदलेंगे जीत का रुख, जीत में निभाएंगे सबसे बड़ी जिम्मेदारी। मिशन 2022 में जुटी पार्टियां इस बार भी जीत का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। जाति, धर्म और वोटरों का प्रतिशत सब कुछ देखकर पार्टियां अपना वोट बैंक मजबूत करने में जुटी। कहीं ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, तो कहीं पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। सपा, बसपा, कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने वोट बैंक को एन के एन प्रकारेण अपनी तरफ खींच रही है और इनमें अगला नंबर आता है युवाओं का, क्योंकि इस बार सबसे बड़ा वोट प्रतिशत युवाओं का है। प्रदेश में कुल 14 करोड़ 66 लाख वोटर हैं। इस बार प्रदेश में बढ़े 10 लाख युवा वोटर। 18 से 19 साल के 3,92,000 नए वोटर हैं। 18 से 19 साल के अब तक 7,42,000 मतदाता हैं। महिला वोटरों की संख्या 5 लाख बढ़ी है। महिला वोटरों की संख्या अब 6.74 करोड़ हो गई है। लेकिन जीत और हार का निर्णय लेने वाला युवा ही पिछले कई महीनों से सड़क पर नौकरी और बहाली जैसी कई मांगों को लेकर ठोकरें खा रहा है, लाठी खा रहा है, चिल्ला रहा है, धरना दे रहा है और फिर भी बेरोजगारी जैसा बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। शिक्षकों की भर्ती को लेकर के लगातार अभ्यर्थी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज एक बार फिर से जो विधायक निवास है, जहां पर खुद बेसिक शिक्षा मंत्री रहते हैं, इस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग के गेट पर तमाम अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी इस समय आकर के फिर से गेट के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बिल्डिंग में तमाम मंत्री रहते हैं, विधायक रहते हैं और इस बिल्डिंग के गेट पर ही इस समय तमाम जो अभ्यर्थी हैं शिक्षक भर्ती के, वो इस समय बैठ गए हैं। और इन्हीं युवाओं को साधने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है और सपा सरकार बनने पर उनके सपनों को सबसे पहले साकार करने का कमिटमेंट किया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि किसानों के और नौजवानों के साथ सरकार ने जो है धोखा किया है और सरकार ने खुद सीधे तौर पर कहा था संकल्प पत्र में कि हर वर्ष जो है 70 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 2018 में जो बेरोजगारी दर है वो 5.92% थी, जबकि 2019 में यही दर बढ़ करके 9.97% हो गई है, यानी बेरोजगारी में 2 गुनी से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की जो हालात है उसका ज्वलंत उदाहरण यही है कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 22 दिनों में 19 नौजवानों में कल एक फिर नौजवान ने आत्महत्या करी। उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी का दर है वो पूरे देश के बेरोजगारी में सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पिछड़े और दलितों के साथ अन्याय हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से बेरोजगारी चरम पे है, किसी को रोजगार नहीं है। बसपा, भाजपा और कांग्रेस भी इसको अपनी ओर साधने की रणनीति बना रहे हैं और विपक्ष पर फर्जी बातें करने का आरोप लगा रहे हैं। आज लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा रोजगार उत्तर प्रदेश में नौजवानों को मिले हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में 4.5 लाख नौकरियां आज 4 वर्ष की सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में मिली है, जबकि अखिलेश यादव जी
पूरे 5 साल में 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां नहीं दे पाए थे और सारी नौकरियां भाई भतीजावाद के आधार पर, रिश्वत के आधार पर बंदर बांट करके दी गई थी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम तरह के बाधाओं के बाद युवाओं को नौकरियां मिलती रही हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में पारदर्शी तरीके से लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। सरकार कह रही है हमने रोजगार दिए 4 लाख, सरकार झूठ बोलती है। एक योगी जब झूठ बोलता है तो बहुत बुरा असर समाज में पड़ता है। दोस्तों, आप जो लोग इनके कहने के अनुसार जो लोग जिनको इन्होंने रोजी रोटी दी है, जिनको रोजगार दिया है, वही लोग सड़कों पर हैं? जी नहीं, सड़क पर आज वो लोग हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिला, जो परेशान है, छात्र, नौजवान, बेरोजगार, सब के सब परेशान हैं। इसलिए मैं इस पर एक ही बात कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री योगी हैं, लेकिन व्यवस्था पूरी की पूरी रोगी है। फिलहाल सरकार किसी की भी हो, हर साल बेरोजगार और अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते हैं और लाठी खाते हैं। पूरे 5 साल इसी में निकल जाते हैं और फिर आ जाता है अगला चुनाव। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। और इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर यूपी बीजेपी के सांसदों की बैठक शुरू हो चुकी है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो गई है और सांसदों को संबोधित कर रहे हैं सुनील बंसल, सीएम योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, राधा मोहन सिंह इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो एक महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई है। आपको बता दें 2022 चुनाव को लेकर के ये बैठक यहां पर बुलाई गई है। तमाम मुद्दों को लेकर के इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी के सांसदों की बैठक अब शुरू हो चुकी है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है। रवि शराफ जुड़ गए। रवि शराफ, अपडेट दीजिए, कौन कौन इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचा, कौन कौन से मुद्दे इसको लेकर इस बैठक में आज चर्चा की जाएगी? बिल्कुल मनीष, देखिए बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। बैठक को फिलहाल जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। पश्चिम के सांसद मौजूद हैं, ब्रज क्षेत्र के सांसद मौजूद हैं और कानपुर के सांसद मौजूद हैं। तो खास तौर पर पश्चिम के जो सांसद हैं उनको आज बुलाया गया है। तकरीबन 40 सांसद इस बैठक में मौजूद हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक को संबोधित कर रहे हैं, अपनी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं सांसदों के बीच में। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मंच पर बैठे हुए हैं। उनके साथ राधा मोहन सिंह, सुनील बंसल और भाजपा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह वो भी मंच पर बैठे हुए हैं। और तमाम सांसदों को भी फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं, अपनी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं और 4-4.5 साल में किए गए कार्यों के बारे में बता रहे हैं। तो बिल्कुल साफ है, 2022 अब नजदीक है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस लिया है, चाहे संगठन की बात हो या सरकार की बात हो, पूरी तरह से तैयारी की जा रही है ताकि कोई भी कोर कसर ना रह जाए। तो आज 40-42 सांसदों को संबोधित किया जा रहा है, मीटिंग बुलाई गई और कल फिर शाम को 8 बजे एक और मीटिंग बुलाई गई जिसमें 40-42 उत्तर प्रदेश के जो सांसद है वो शामिल हो गए। तो बिल्कुल साफ है तस्वीर की बीजेपी जो है विधानसभा चुनाव की रणनीति में मंथन में जुट चुकी है और योजना बनाया जा रहा है कि किस तरह से जनता के बीच में जाना है, क्योंकि 7 महीने का वक्त बच चुका है। और सांसदों से भी कहीं ना कहीं पूछा जाएगा कि आखिरकार किस तरीके का क्या रोड मैप होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बीएसपी की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, लगातार ब्राह्मण सम्मेलन किया जा रहा है, सभी वर्गों को बुलाया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी जुट चुकी है और तकरीबन 1 घंटे का वक्त हो चुका है। मनीष, बैठक जारी है। पहले सुनील बंसल ने बैठक को संबोधित किया, अब फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है बैठक को संबोधित कर रहे हैं और अपने सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को सांसदों को बता रहे हैं। उसके बाद सांसदों से फीडबैक लिया जाएगा कि क्या तैयारी की जाए, किस तरह से जनता के बीच में जाया जाए और आपके संसदीय क्षेत्र में क्या क्या कार्य हो रहे हैं। और एक बड़ी बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी सम्मेलन करने जा रही है, विश्वकर्मा सम्मेलन की जा रही है, तो उस पर भी चर्चा होगी, मंथन होगा कि किस तरीका का रूपरेखा होना चाहिए, किन किन जनपदों पर सम्मेलन करने की आवश्यकता है और क्या रूपरेखा होगी। तो इन तमाम बिंदुओं पर मंथन जो है मनीष दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जारी है। बिल्कुल रवि, एक खबर ये भी आ रही थी कि 100 से ज्यादा विधायकों के टिकट कट सकते हैं और कुछ नए चेहरों को कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है? कौन कौन से ऐसे नेता हैं, कौन कौन से विधायक हैं जिनके ऊपर आज गाज गिर सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से सर्वे चलाया जा रहा है तमाम विधानसभा में और जानकारी लिया जा रहा है कि किन किन विधायकों ने किन किन मंत्रियों में क्षेत्र में कैसा काम किया, उनकी पकड़ इस 4.5 साल की सरकार में किस तरीके का रहा है, परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो सर्वे का काम लगातार जारी है और मैं आपको बता दूं 100 से ज्यादा सीटों पर फिलहाल जो है सर्वे हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल। चलिए रवि, आप नजर में रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और इस बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर योगी सरकार ने विकास पुस्तिका जारी की है और इरादे नेक काम अनेक नाम से ये बुकलेट जारी की गई है। सरकार ने विकास कार्यों की बुकलेट जारी की है और बुकलेट में भगवान राम की तस्वीर लगाई गई है। बुकलेट के पहले पेज पर रामलला की तस्वीर है। मंदिर निर्माण को भी बुकलेट में कवर पेज पर जगह दी गई है। तो इस बुकलेट को जारी किया गया है। बुकलेट के पहले पेज पर रामलला की तस्वीर भी है और मंदिर निर्माण को भी बुकलेट के कवर पेज पर जगह दी गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अभिषेक, एक बड़ी खबर लखनऊ से सामने आई है, जहां पर बीजेपी की तरफ से ये विकास पुस्तिका जारी की गई है और आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ है इस बुकलेट में। देखिए, मोटे तौर पर ये समझा सकता है कि ये जो किताब है आने वाले वक्त में भाजपा के चुनाव प्रचार का एक बड़ा एजेंडा बनने जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से बुकलेट जारी की गई है, इरादे नेक काम अनेक नए स्लोगन के साथ। इसमें तमाम वो काम लिखे हुए हैं जो पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने किए हैं। इसमें कोविड वैक्सीनेशन है, गरीबों को अनाज वितरण है, तमाम सरकारी योजनाएं किस तरह लोगों तक पहुंचाई गई इसका जिक्र किया गया है। लेकिन इस बुकलेट में जो सबसे ज्यादा आई कैचिंग है, जो सबसे ज्यादा नजरें खींच रहा है, इसका कवर पेज है जिसपे रामलला की तस्वीर लगाई गई है। आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट से आदेश के बाद राम मंदिर निर्माण चल रहा है, ट्रस्ट बनाया गया है, ट्रस्ट की देखरेख में चल रहा है, लेकिन सरकार ने इसे अपने कवर पेज पे दिया है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में राम मंदिर निर्माण भी एक बड़े एजेंडे के रूप में भाजपा के लिए। आपको क्या लगता है कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के इसे देखते हुए ये बुकलेट जारी की गई है? जी हाँ, बिल्कुल। 2022 के चुनाव में इसको एक प्रचार सामग्री के रूप में इस्तेमाल करेगी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, और इसमें तमाम वो काम लिखे हैं और कवर पेज पे भगवान राम की तस्वीर लगाई गई है। तो जाहिर तौर पर भगवान राम इस चुनाव में भी देखने को मिलेंगे। 2022 के चुनाव में इस बात से इनकार नहीं किया जाएगा। और कवर की जो बुकलेट है वो बिल्कुल स्पष्ट कर रही है कि इन सब योजनाओं के जरिए, इन सब कामों के जरिए चुनाव में उतरेगी भाजपा। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। तो सरकार ने विकास कार्यों की एक बुकलेट जारी की है और बुकलेट में भगवान राम की तस्वीर लगाई गई है। पहले पेज पर रामलला की तस्वीर लगाई गई है और पहले पेज पर रामलला को जगह दी गई और मंदिर निर्माण को भी बुकलेट के कवर पेज पर जगह दी गई है। तो बुकलेट बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है। इरादे नेक काम अनेक के नाम से ये बुकलेट जारी की गई। विकास कार्यों की बुकलेट जारी की गई है और इसमें विकास कार्यों के बारे में जानकारी इस बुकलेट के अंदर दी गई है। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ से इस बुकलेट को जारी किया गया है।